सभी प्यारे विद्यार्थियों को मनीष सर का नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है गुरुकुल एकेडमी या मनीष ब्लॉग्स में। तो आज हम आपको समझाने वाले हैं क्षेत्रामिति या मेंसुरेशन के बारे में। इससे पहले एक क्लास हुई थी तो बेसिक चीज़ें आपको उसमें बता दी गई थी। त्रिभुज, चतुर्भुज, उनके क्षेत्रफल को निकालने को, उनकी परिमाप निकालने को, ये सब कुछ आपको बताया गया था। तो आज हम क्या करेंगे, क्षेत्रामिति को हम जीरो से बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले समझेंगे क्षेत्रामिति या मेंसुरेशन होती क्या है। तो अगर क्षेत्रामिति मेंसुरेशन की बात हम करते हैं तो बोर्ड पे लिख दिया गया है सब, क्षेत्रामिति या मेंसुरेशन। इसका अर्थ होता है मापना। यदि हम किसी एरिया को लेते हैं, किसी क्षेत्र को लेते हैं और अगर हम उसकी माप करते हैं तो वो चीज़ क्या कहलाएगी, किसी क्षेत्र को मापना क्षेत्रामिति कहलाती है या मेंसुरेशन कहलाती है। अब हम बात करें, एक तो क्षेत्रामिति ऐसी होगी जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई को नाप के ही हम उसका क्षेत्र निकाल सकते हैं। एक हमारा क्षेत्र ऐसा होगा जिसकी कुछ ऊंचाई भी होगी, लंबाई चौड़ाई के साथ क्या होगी, ऊंचाई होगी, तो उस क्षेत्र को भी हम माप के उसका आयतन निकाल सकते हैं। जिस क्षेत्र में केवल लंबाई और केवल चौड़ाई होगी उसे हम 2D के अंतर्गत रखेंगे, और ऐसा क्षेत्र जिसमें लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो, साथ में ऊंचाई भी हो, तो ऐसे क्षेत्र को हम 3D में रखेंगे। 2D क्या होता है, 3D क्या होता है, आइए समझते हैं। 2D ऐसा क्षेत्र जिसमें दो भुजाएं लंबाई और केवल चौड़ाई दी जाए उसे हम 2D में रखेंगे। 2D, D का मतलब है डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब क्या होता है, आयाम या विमा, जिसमें दो आयाम हो या दो विमाएँ हों, तो उसी को हम बोलेंगे 2D। ठीक है, जिसमें क्या होती है, लंबाई और चौड़ाई। बात करें 3D। 3D क्या होता है, ऐसी आकृति जिसमें तीन भुजाएं दी जाएं, लंबाई के साथ चौड़ाई, चौड़ाई के साथ ऊंचाई। 3D, ठीक है, 3 डायमेंशन, मतलब कि लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और ऊंचाई भी हो। ठीक है, तो इन्हीं के हम लोग क्या करते हैं, माप करते हैं। तो यही सब मापना ही क्या कहलाता है, क्षेत्रामिति या मेंसुरेशन कहलाता है। अब अगर हम बात करें कि ये चीज़ें स्टार्ट कहाँ से होती हैं, तो एक बिंदु से ये चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। किसी क्षेत्र को माप रहे हैं तो उसका एक कोना होगा, और कोना से स्टार्ट होने वाली रेखा को हम क्या कहेंगे, रेखा। तो सबसे पहले जानेंगे कि रेखा क्या होती है। इसके बाद रेखा से मिलकर एक रेखा और क्या बना देगी, एक एंगल बना देगी। एंगल मतलब एक कोण बना देगी। फिर दो रेखाओं के अलावा एक तीसरी रेखा मिलेगी तो हमारा क्या बनाएगी, पॉलीगन बनाएगी। पॉलीगन का मतलब होता है बहुभुज का निर्माण हो जाएगा, और वही बहुभुज आगे चल के त्रिभुज कहलाए, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, ये सब कहलाएं। और इन्हीं से आगे क्या बना दिए, क्वेश्चंस बना दिए प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो सबसे पहले हम समझेंगे रेखा क्या होती है। तो सबसे पहले लिखा हुआ है रेखा। तो जैसे हमने कहा, कोई हमने एक बिंदु लिया, एक कोना लिया, और यहाँ से एक हमने रेखा खींची, तो इस खींची गई रेखा को ही हम क्या बोलेंगे, रेखा बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें कोण क्या होता है, तो हमने एक रेखा खींची है और इसी रेखा के सहारे हमने एक रेखा और खींच दी, तो दो रेखाओं से किसका निर्माण होगा, एक कोण का निर्माण होगा। तो सीधा क्वेश्चन करता है कि कोण का निर्माण कितनी रेखाओं से मिलकर होता है। तो कोण का निर्माण दो रेखाओं से मिलकर होता है। मान लो ये कोण बना, अब हमने इस कोण का नाम दे दिया कि ये 60 अंश है, तो इसका मतलब ये क्या बन गया, कोण। अर्थात हम कहेंगे कोण का निर्माण दो रेखाओं से होता है, रेखा का निर्माण केवल एक रेखा से होता है। इसके बाद हम बात करेंगे बहुभुज क्या होता है, पॉलीगन क्या होता है। तो हमने कहा इसी में हम एक रेखा और जोड़ दें। ठीक है, तो हमारी दो रेखाओं की जगह पे कितनी रेखा होगी, 3। अब 3 रेखाओं से घिरी हुई आकृति, हो सकता है 3 से अधिक भी रेखाएं हों, लेकिन हमें केवल सिंपल सा उदाहरण लेना है। 3 रेखाओं से जो आकृति घिर गई, इसका जो क्षेत्र घिर गया है, इसी को हम क्या बोलेंगे, क्षेत्रफल बोलेंगे। और ये चीज़ क्या कहलाएगी, पॉलीगन। पॉलीगन का मतलब क्या होता है, बहुभुज कहलाएगी। ठीक है, तो एक बहुभुज के निर्माण के लिए हमें कितनी रेखाएं चाहिए होंगी, 3। तो 3 या 3 से अधिक रेखाओं से घिरी हुई आकृति को हम बहुभुज बोलते हैं, पॉलीगन बोलते हैं। और यहीं से आपका त्रिभुज बनना स्टार्ट होता है, चतुर्भुज होता है, पंचभुज होता है। तो सबसे पहले हम इन्हीं सभी को जानेंगे। सबको जानने से पहले हम जान लेंगे खास तौर से पॉलीगन क्या होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि बहुभुज जो होते हैं, बहुभुज कितने प्रकार के होते हैं।
तो बहुभुज जो बताए गए हैं आपके दो प्रकार के बताए गए हैं। सबसे पहला बहुभुज क्या हुआ, जैसे हमने कहा अगर हमने सभी रेखाओं को समान लिया है, ठीक है, ये रेखा भी समान है, ये भी रेखा समान है, ये समान है, तीनों रेखाएं अगर समान हैं तो हम इसको बोलेंगे समबाहुभुज। समबाहुभुज। अगर हमने ये तीनों रेखाएं अलग अलग ले ली, ये रेखा भी अलग है, ये भी रेखा अलग है, ठीक है, ये तीनों की तीनों रेखाएं क्या हैं, अलग अलग हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे, विषम बहुभुज। विषम बहुभुज। तो सबसे पहले देखा पॉलीगन क्या होता है। पॉलीगन में न्यूनतम कितनी रेखाएं चाहिए होती हैं, 3 रेखाएं चाहिए होती हैं। 3 रेखाओं या 3 से अधिक रेखाओं को लेकर बनाई गई एक आकृति को हम क्या बोलेंगे, पॉलीगन बोलेंगे या बहुभुज बोलेंगे। बहुभुज कितने प्रकार के होते हैं, बहुभुज 2 प्रकार के होते हैं। एक समबाहुभुज जिसकी सभी रेखाएं बराबर हों, एक होता है विषम बहुभुज जिसकी सभी रेखाएं अलग अलग हों, ठीक है। तो हमारे प्रकार बहुभुज कितने मिले, 2 प्रकार के। इसके बाद हम लोग बात कर रहे थे कोण के बारे में, ठीक है। बहुभुज से पहले हमने कोण बताया था, तो आइए जान लेते कोण को भी। कोण से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, ज़्यादातर सबसे पहले पूछेगा कोटिपूरक कोण क्या होता है। कोटिपूरक कोण क्या होता है। आपसे पूछ सकता है संपूरक क्या होता है, संपूरक कोण क्या होता है, ठीक है, संपूरक कोण क्या होता है। इसके बाद आपसे पूछ सकता है बताइए पूरक कोण क्या होता है, पूरक कोण क्या होता है। तो आपको कोण के बारे में केवल 3 सवाल जानने हैं कि कोटिपूरक कोण क्या है, संपूरक कोण क्या है और पूरक कोण क्या है। कोटिपूरक कोण किसे कहते हैं, बताइए कोटिपूरक कोण किसे कहते हैं। सवाल नंबर पहला आपके सामने आ गया। तो कोटिपूरक किसे कहेंगे, किसी को पता हो जल्दी जवाब दीजिए। आया किसी का, चलो आइए देखते हैं। कोटिपूरक किसे कहेंगे, जैसे हमने कहा एक कोण यहाँ पे 60 अंश है, ठीक है, तो हमने कहा बताइए कोण जो 60 अंश है उसका कोटिपूरक कोण कितना होगा। तो कोटिपूरक कोण उस कोण को बोलते हैं जिनके 2 कोणों का योग 90 अंश होता है। अब जैसे उन्होंने कहा बताइए 60 अंश कोण का कोटिपूरक क्या होगा, तो हमने कहा इसमें क्या जोड़ें कि ये दोनों मिलकर कितना कोण बना दे, 90 अंश का कोण बना दे। अर्थात हम कितना जोड़ेंगे, 30। अर्थात 60 का कोटिपूरक कितना है, 30 है, और 30 का कोटिपूरक कोण कितना है, 60 है। तो ये एक दूसरे के क्या होते हैं, कोटिपूरक कोण होते हैं, और इनका जो योग होता है वो हमेशा कितना मिलेगा, 90 अंश मिलेगा। जस्ट संपूरक कोण की कहानी सुनेंगे। जैसे हमने कहा एक कोण दिया गया आपका 120 अंश, हमने कहा बताइए 120 अंश का संपूरक कोण क्या होगा। तो हम 120 में क्या जोड़ें कि इन दोनों का जो योग मिल जाए वो कोण 180 अंश के बराबर हो जाए, ठीक है। तो अब 120 में क्या जोड़ेंगे, हम 60 जोड़ेंगे। तो 60 जो है वो क्या है, 120 का कोटिपूरक कोण है। तो 120 का कोटिपूरक कोण 60 है, और 60 का कोटिपूरक कितना है, 120 है। अर्थात संपूरक कोण, सॉरी कोटिपूरक पहुंच रहे हैं क्या, संपूरक। तो 120 का संपूरक 60 है और 60 का संपूरक 120 है। इन दोनों का जो योग होता है वो हमेशा कितना होता है, 180 अंश होता है। तो हमने कोण 2 समझे। कोटिपूरक कोण क्या होता है, ऐसे 2 कोण जिनका योग 90 अंश होता है। संपूरक कोण क्या होता है, ऐसे 2 कोण जिनका योग 180 अंश होता है। इसके बाद आता है पूरक कोण क्या होता है। तो बताइए पूरक कोण क्या है। तो पूरक कोण जो होता है वो कितने का होता है, 90 अंश, ठीक है, 90 अंश, जिसे हम लोग कह सकते हैं समकोण है, ठीक है, वही होता है आपका पूरक कोण है। तो इतनी क्वेश्चंस जो हुए हैं आपको समझ में आए होंगे। सबसे पहले आपने देखा क्षेत्रामिति क्या होता है, क्षेत्र को मापना। इसके बाद क्षेत्रामिति कितने प्रकार की बताई गई, 2 प्रकार की, एक 2D है, एक 3D है। इसके बाद आपको बताया गया क्षेत्रामिति स्टार्ट कहाँ से होगी, एक कोने से स्टार्ट होती है, एक बिंदु से स्टार्ट होती है। बिंदु से जब हम किसी रेखा को खींचते हैं तो हम उसे क्या बोलेंगे, रेखा बोलेंगे। फिर एक रेखा के मिला के एक रेखा और खींची जाए तो उसको हम कोण बोलेंगे, ठीक है। कोण हमारे कितने प्रकार के, यहाँ पे नॉर्मली 3 तरीके पूछे जाते हैं, वैसे कोण सब अलग अलग आएंगे, लेकिन आपको कोटिपूरक कोण, संपूरक कोण और पूरक कोण याद रखना है। इसके बाद आपको बताया गया 2 रेखाओं के अलावा जब हम तीसरी रेखा उसके साथ जोड़ते हैं तो एक बंद आकृति हमें बनती है, उसे हम क्या बोलेंगे, बहुभुज बोलते हैं या उसे पॉलीगन बोलते हैं। तो बहुभुज 3 या 3 से अधिक रेखाओं से मिलकर एक बंद आकृति को बोलते हैं। और बहुभुज बनाने के लिए कम से कम 3 रेखाएं चाहिए होंगी। कोण बनाने के लिए कम से कम 2 रेखाएं आवश्यक हैं। रेखा बनाने के लिए एक रेखा का आना आवश्यक है।
अब आते हैं हम कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंटों पे, देखते हैं। हाँ, अब हम बात करेंगे कि बहुभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर बहुभुज को आप कोण के आधार पे देखोगे तो कोण के आधार पर बहुभुज हमारे दो प्रकार के बताए गए हैं, एक उत्तल बहुभुज और एक अवतल बहुभुज। आप कहेंगे उत्तल बहुभुज क्या होता है, उत्तल बहुभुज या अवतल बहुभुज क्या होता है। तो यदि किसी को पता है तो आप बता सकते हैं। आया किसी का? तो उत्तल बहुभुज क्या होता है, यदि हम किसी कोण के अंतः कोणों का योग करते हैं और वो योग यदि 180 अंश से कम निकलता है तो उसे हम उत्तल बहुभुज कहेंगे। यदि अंतः कोणों का योग 180 अंश से अधिक निकलता है तो हम उसे अवतल बहुभुज कहेंगे। ठीक है, तो बहुभुज हमारे अगर कोण के आधार पर देखें, हमने कहा है अगर बहुभुज कोण के आधार पर अगर देखे जाएं तो हमारे कितने प्रकार के बताए गए हैं, दो प्रकार के। एक है आपका उत्तल बहुभुज और एक है हमारा अवतल बहुभुज। ठीक है, हमने कहा ऐसी एक आकृति जिसके अगर हम तीन कोण ले लें, जैसे यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 30 है, तो हमने यहाँ देखा 6 4 10 और कितना हो गया 130। ये जो मान है 130 वो 180 अंश से क्या है, कम है। अगर 180 से कम होगा मान तो हम उसको क्या बोलेंगे, उत्तल बहुभुज बोलेंगे। अगर हमने यही कोई एक आकृति ले ली इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार एक आकृति ले लेते हैं और इसके सभी कोणों का योग करते हैं। ठीक है, ये एक प्रकार का इस बन गया। तो अगर इसके सभी कोणों का योग करेंगे तो ये क्या बनेंगे, इन सभी कोणों का 180 अंश से प्लस मिलेगा। तो सभी कोणों का योग जहाँ 180 अंश से प्लस हो वो बहुभुज कैसा कहलाएगा, अवतल बहुभुज कहलाएगा। ठीक है, तो आपने दो प्रकार के बहुभुज समझे, एक जिनके सभी कोणों का योग 180 से कम हो वो आपके उत्तल बहुभुज कहलाएंगे। एक कोण समझा जिसमें अंतः कोणों का योग 180 अंश से अधिक होता है तो हम उसे अवतल बहुभुज बोलते हैं। आइए देखते हैं हम कुछ और। ठीक है, तो पॉलीगन देखा, पॉलीगन जो हमने कोण के आधार पे बताया वो कितना, दो प्रकार का, एक उत्तल बहुभुज, एक हो गया अवतल बहुभुज। अब हम क्या करेंगे, जो पॉलीगन होता है वो कहेंगे भुजाओं के आधार पर कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो अगर बहुभुज को भुजाओं के आधार पर देखा जाए तो ये अलग अलग प्रकार का, जैसे भुजाओं के आधार पर देखें, पहला त्रिभुज, दूसरा चतुर्भुज, पंचभुज, इसी प्रकार से ये सारे चलते रहेंगे। तो आपसे कहेगा जो त्रिभुज है वो बहुभुज का कौन सा प्रकार है, तो भुजाओं के आधार पे आधारित है। जबकि अगर देखें यहाँ पे उत्तल बहुभुज क्या है, तो ये कोण के आधार पर डिवाइडेशन है। तो ठीक है, तो बहुभुज कितने प्रकार के, एक उत्तल और एक अवतल। इसके बाद भुजाओं के आधार पर कितने प्रकार के, तो वो अलग अलग टाइप के आएंगे, त्रिभुज है, चतुर्भुज है, पंचभुज है, ये सारे कोई सा भी पूछे तो वो सारे आपके भुजाओं के आधार पर पॉलीगन को बांटा गया है। आइए देखते हैं इसके कुछ और महत्वपूर्ण सवाल जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपके डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अब हम बात करेंगे किसकी, त्रिभुज की। तो पॉलीगन को आपने बहुत अच्छे से समझा कि पॉलीगन क्या होता है। इसके बाद पॉलीगन में जो सबसे इम्पोर्टेंट आपका है वो है आपका त्रिभुज। तो त्रिभुज जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो त्रिभुज को अगर देखोगे तो कोण के आधार पर 3 प्रकार के बताए गए हैं, और अगर आप भुजाओं के आधार पर देखोगे तो वो भी आपके 3 प्रकार के बताए गए हैं। आइए देखते हैं त्रिभुज के जो कोण के आधार पर 3 प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं। त्रिभुज जो है वो कोण के आधार पर आपको दिखाना है। सबसे पहले क्या हो जाएगा, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया पहला न्यून कोण, न्यून कोण, दूसरा ले लिया समकोण, तीसरा ले लिया अधिक कोण, अधिक कोण। ठीक है, तो न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है, तो हमने कहा था जो त्रिभुज होते हैं वो आपके 2 टाइप से दिखाए गए हैं, कोण के आधार पर अलग और भुजाओं के आधार पर अलग। अगर हम कोण के आधार पर देखते हैं तो कोण के आधार पर हमारा होता है नंबर 1 न्यून कोण, नंबर 2 समकोण और नंबर 3 अधिक कोण। न्यून कोण क्या होता है, ऐसा कोण जिसका मान 90 अंश का 90 अंश से अगर कम होता है तो वो कोण न्यून कोण कहलाता है। समकोण क्या होता है, ऐसा कोण जिसका मान 90 अंश होता है समकोण कहलाता है।
इसके बाद एक बचा है अधिक कोण। अधिक कोण क्या होता है? ऐसा कोण जिसका मान 90 अंश से अधिक होता है तो उसे बोलते हैं अधिक कोण। ठीक है, तो हमारे कोण के आधार पर त्रिभुज कितने बताए गए हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन सा? न्यून कोण, समकोण, तीसरा अधिक कोण। अब हम देखेंगे कि भुजाओं के आधार पर हमें त्रिभुज कितने प्रकार के मिले हैं। ठीक है, भुजाओं के आधार पर, कोण के आधार पर 3 प्रकार के, इसके बाद भुजाओं के आधार पर, तो भुजाओं के आधार पर कितने बताए गए? ये भी 3 प्रकार के। ठीक है, भुजाओं के आधार पर भी कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। अब कोई आप त्रिभुज लेते हो, त्रिभुज को क्या बोलते हो? ये एक प्रकार की जो आकृति है वो आपकी त्रिभुज है। यदि कोई कोण आपका 90 अंश से कम है, मान लो 60 अंश है, तो ये क्या कहलाएगा? न्यून कोण कहलाएगा। यदि मान लो ये कोण आपका 110 अंश है, ठीक है, तो ये कोण क्या कहलाएगा? अधिक कोण। और ये कोण है आपका, ये माने जा रहे हैं, ठीक है, ये कोण अभी वास्तविक है। देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो कितना होता है? 180 अंश होता है। ठीक है, यहाँ से 60, 170 और 180, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। लेकिन यदि कोई त्रिभुज आपने इस तरीके से ले लिया है, इस तरीके से, ठीक है, और ये जो कोण हो गया वो क्या हो गया आपका? 120 अंश है। तो यदि ऐसा कोण जिसका मान 90 अंश से अधिक होता है तो ये कोण अब क्या कहलाएगा? ये कोण कहलाएगा अधिक कोण। तो तीनों समझ गए, न्यून कोण क्या है, समकोण क्या है, अधिक कोण क्या है। ठीक है, आगे आते हमने बताया भुजा के आधार पर। भुजा के आधार पर ये भी आपके त्रिभुज 3 प्रकार के बताए गए हैं। कौन कौन सा? जैसे यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे आ जाइए। हमने कहा यदि किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हैं तो इसे हम क्या बोलेंगे? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। यदि किसी भी त्रिभुज, मान लो ये त्रिभुज ले लिया और ये तीनों भुजाएं अलग हैं, ये आपकी 10 है, ये आपकी 8 है और ये आपकी 5 है, तो तीनों भुजाएं त्रिभुज की अलग अलग हो गई। अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग हो जाएं तो हम इस त्रिभुज को क्या नाम दे देंगे? विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज। फिर हमने कहा यदि हमने कोई एक त्रिभुज ऐसा ले लिया जिसकी 2 भुजाएं, ये 10 है, ये 10 है और ये आपकी कितनी है? 15 है, तो ये आपका क्या कहलाएगा? समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो हमने त्रिभुजों को जाना कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, बहुभुज क्या होता है, रेखा क्या होता है, कोण क्या होता है, पूरक कोण क्या होता है, संपूरक कोण क्या होता है, पूरक कोण क्या होता है। तो क्लास बहुत स्लो चलाना, और अगर क्षेत्रामिति को समझना है बहुत अच्छे से तो ये सारे शुरू से, जीरो से आपको समझाया जा रहा है। पहली क्लास जो हुई थी उसमें हमने बेसिक ऐसी पॉइंट बता दी डायरेक्टली, लेकिन यहाँ से जीरो से बिल्कुल स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो यदि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, क्लास अच्छी लग रही हो, तो ये वीडियो शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक, जिससे सब्सक्राइबरों की संख्या बढ़े, लाइक की संख्या बढ़े। इसके बाद अगर आपने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आइए देखते हैं हम कुछ और पॉलीगन के बारे में जानते हैं। अब हम समझेंगे कि कोई बहुभुज दिया गया है और आपसे पूछा जाता है उसके अंतःकोणों का योग क्या होगा। जैसे उसने कहा कि एक कोई पंचभुज है, पंचभुज के अंतःकोणों का योग बताइए, तो इन सवाल का जवाब कैसे मिलेगा आपको। जैसे सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं आपको त्रिभुज से। ठीक है, हमने कहा एक आपका त्रिभुज होता है और त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो हमेशा कितना होता है? 180 अंश। कभी आपने पता किया ये 180 अंश आया कहाँ से? तो जो 180 अंश होता है वो एक फार्मूले पर काम करता है। इसके बाद आपसे किसी भी बहुभुज के अंतःकोणों का योग पूछा जाए तो आप आराम से निकाल सकते हैं। तो नोट कीजिए एक फार्मूला। यदि आपसे बहुभुज के अंतःकोण पूछे जाएं तो आपको क्या करना है? 180 में जितनी भी भुजाओं का पूछा जाए, n मतलब है जितनी भी भुजाओं का पूछा जाए उसमें -2 करना है और इनका आपस में क्या कर देना है? गुणा कर देना है, और ये आपका क्या मिल जाएगा? आंसर मिल जाएगा। जैसे इसने बोला है त्रिभुज, ठीक है, तो त्रिभुज में आपकी कितनी भुजाएं होती हैं? 3।
तो 3 में से हमने माइनस किया 1 और इसमें गुणा कितने कर दिया 180 का। तो 180 में अगर हम गुणा करें तो 1 का आएगा, तो बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश। समझ में आ गया। अब हमने बोला बताइए चतुर्भुज में चारों कोणों का योग कितना होता है। चतुर्भुज में चारों कोणों का योग, तो यहाँ पे आपसे बात कर रहा है कि चतुर्भुज की बात कर रहा है, चतुर्भुज। तो n का जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो हमें योग कैसे निकालना पड़ेगा 180 अंश, और जो 4 दिया गया है उसमें हम 4 में माइनस करेंगे कितना 2। तो अगर 2 माइनस करें तो कितना जाएगा 2। तो 180 गुणे 2 बराबर 360 अंश। ठीक है, तो समझ में आया। तो हमें किसी भी भावुज के अंतःकोणों का अगर योग निकालना हो तो हमें एक फार्मूला याद रखना है 180 अंश, और जितनी भुजाओं का हो भुजाओं में 2 माइनस करना है और उनका आपस में गुणा कर देना है, तो भावभुज के अंतःकोणों का योग निकल आएगा। जैसे एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, बताइए सप्तभुज के अंतःकोणों का योग क्या होगा। सप्तभुज के अंतःकोणों का योग क्या होगा। तो हमने कहा सप्तभुज, तो इसका मतलब n का जो मान है वो कितना है 7 है। हमें फार्मूला पता है, फार्मूला क्या होता है 180 अंश गुणा जितने भुजाओं का पूछा जा रहा है उसमें -2 करना है। अगर -2 करोगे तो 180 गुणे 7 में 2 गया 5, तो 18 पंजे 90। तो इसका मतलब जो योग निकलेगा वो कितना निकलेगा 900 अंश। ठीक है, तो भावभुज में आपसे किसी भी आकृति का अंतःकोणों का योग पूछा जाए तो इस फार्मूले के माध्यम से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई होगी। तो 2 नंबर आपके यहाँ से क्लियर हो जाते हैं। आइए समझते हैं कुछ और। तो हम सभी लोगों ने समझा कि भावभुज के जो अंतःकोण होते हैं वो कैसे निकाले जाते हैं। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ से कि अभी तक भावभुज के हम अंतःकोण पढ़ रहे थे, तो वो बाह्य कोण भी तो पूछ सकता है। तो आप ये बताइए किसी भी भावभुज के, या हमने मान लिया त्रिभुज के बाह्यभुज के कोण का योग कितना होता है। तो त्रिभुज के या चतुर्भुज के या पंचभुज के या कोई सा भी पॉलीगन ले ले, उन सभी के बाह्य कोणों का जो योग होगा वो हमेशा कितना होगा 360 अंश होगा। ठीक है, नोट पॉइंट करके लिखना है, भावभुज के बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 अंश होता है। पॉइंट नंबर 1 हो गया। पॉइंट नंबर आपको 2 याद रखना है कि यदि भावभुज की प्रत्येक भुजा उसने अलग अलग दे दी है तो हम उसके अंतःकोण अलग अलग नहीं निकाल सकते। हमेशा कोण उन्हीं भावभुजों का निकलेगा जिसकी सारी भुजाएं क्या होंगी समान होंगी। भुजाएं अगर समान है तो कोण भी हम निकाल सकते हैं, अगर भुजाएं अलग अलग हैं तब उनके कोण नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट याद रखना। इसके बाद अभी तक हम अंतःकोण पूछ रहे थे, अब हम पूछेंगे मान लो कोई, जैसे ये सवाल दिया गया है, यहाँ पे दिया गया था पंचभुज, यहाँ पे ये चतुर्भुज त्रिभुज ही दे दिया। उसने कहा त्रिभुज के 3 कोणों का योग हमेशा 180 अंश होता है। अब कहेगा तो बताइए उसका प्रत्येक कोण कितने कितने अंश का होगा। तो आपको नॉर्मली पता है 6 3 18 6 6 60 60 का हो जाएगा। लेकिन अगर अलग अलग दे दिया जाए फिर क्या करोगे। जैसे उसने बोला है यदि एक कोई सप्तभुज है उसके सभी अंतःकोणों का योग 900 अंश है, अंतःकोणों का योग 900 अंश है, और आपसे पूछा है कि बताइए उसका प्रत्येक कोण कितने अंश का होगा। ठीक है, तो हम इसमें हम सीख रहे होंगे कि यदि किसी भी पॉलीगन के अंतःकोणों का योग दे दिया जाए और उसके प्रत्येक कोण का मान पूछा जाए तो हम उसे कैसे निकालेंगे। आइए देखते हैं इस फार्मूले के माध्यम से। हाँ, तो आपके सामने पहला क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है n भुजा वाले बहुभुज में प्रत्येक अंतःकोण का मान 108 अंश है। कह रहा है एक n भुजा नहीं बताई कितनी भुजाओं का एक कोई बहुभुज बना हुआ है और उसका कह रहा है प्रत्येक कोण जो है वो 108 अंश का है। तो कह रहा है जो भुजाएं हैं वो भुजाएं कितनी हैं, कितनी भुजाओं का है वो बहुभुज। तो अगर इस सवाल का जवाब आपको चाहिए होगा तो आपके पास 2 शॉर्ट ट्रिक्स आ रही हैं। पहली शॉर्ट ट्रिक क्या है, 360 में नीचे क्या करना है 180 माइनस थीटा, जितना कोण दिया जाए वो 180 अंश में घटा के 360 में सीधा भाग लगा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा क्या है n-2 गुणा 180 अंश बटे n। तो यहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि जो बहुभुज है वो कितनी भुजाओं का है। यदि किसी भी बहुभुज के
प्रत्येक कोण का मान दे दिया जाए और आपसे भुजाएं पूछी जाएं, तो आप इस सवाल को किस तरीके से लगाएंगे, वो लिखा हुआ है ये पे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लगाएंगे। तो हमने कहा 360 लिखा हुआ है बटे हमें प्रत्येक कोण जो है वो थीटा कितना दे दिया, 108 अंश। तो 180 में से हमें 108 अंश निकालने हैं, ठीक है। तो आपका बचेगा 360, 108 अंश अगर निकालते हैं तो हमारा कितना बचेगा, 72। और 72 अगर भाग लगाते हैं तो हमारा कितनी बचेगा, 5 बार। तो इसका मतलब जो n का मान है वो कितना है, 5 है। इसका मतलब ये जो है 5 वाला है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये पंचभुज होगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपके सवाल पूछ लिए जाते हैं छोटे छोटे। तो इसका जवाब आपको इस तरीके से देना है। जैसे हम एक सवाल और आपसे कर रहे हैं, उसका आंसर दीजिएगा। कह रहा 6 भुजाओं वाले किसी बहुभुज के अंतःकोणों का योग कितने समकोण के बराबर होगा। आपसे कह रहा है कोई 6 भुजा वाला षटभुज होगा, कोई षटभुज मतलब कि 6 भुजा वाला एक बहुभुज है, 6 भुजाओं वाला एक बहुभुज है, उसके अंतःकोणों का योग, ठीक है। 6 भुजाओं वाला एक बहुभुज है, इसके अंतःकोण का जो योग है वो कितने समकोण के बराबर होगा, समकोण के बराबर होगा। क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक 6 भुजा वाले बहुभुज दिया गया है, उसके जो अंतःकोणों का योग होगा वो कितने समकोण के बराबर होगा। जवाब दीजिएगा जल्दी से। आया किसी का? नहीं आया। तो अगर इस सवाल को आपको लगाना है तो सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा जो 6 भुजाओं की आकृति दी गई है उसके टोटल अंतःकोणों का योग कितना है। तो इसके लिए आपको एक फार्मूला बताया गया था, यदि किसी भी बहुभुज के अंतःकोणों का योग चाहिए होगा तो हम उसमें कितना माइनस कर देते थे, 2, और गुणा कितना कर देते थे, 180 अंश का। तो यही तो आंसर हो जाता था, ठीक है। तो हमने दिया गया 6 है, 6 में -2 कर दो और गुणा कर दो कितने का, 180 अंश का। तो 6 में से 2 गया कितना, 4, 180 कितना हो जाएगा, 18 चौक 72, 720 अंश। तो हमें पता लगा है कि यदि कोई 6 भुजाओं की आकृति दी जाए तो उसके अंतःकोणों का योग हमेशा कितना होगा, 720 अंश होगा। अब कह रहा है जो 720 अंश जो है वो कितने समकोणों के बराबर है। तो हमें पता है एक समकोण कितने अंश के बराबर होता है, 90 अंश के बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे, 90 का भाग लगा देंगे। अगर 90 के भाग लगा देते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 समकोण, 8 बार जाएगा तो 8 समकोण के बराबर होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ आया। तो इस प्रकार के आपसे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए 1-2 क्वेश्चन और हम लोग करते हैं। तो बोर्ड पे आपके सामने एक क्वेश्चन और आया है, वो आपसे कह रहा है किसी समबाहुभुज के एक अंतःकोण की माप जो है वो 144 अंश है, 144 अंश है, तो उसकी भुजाओं की संख्या ज्ञात करें, ठीक है। अच्छा सवाल है, लगाइए। अभी आपको बता के आए थे इसको कैसे लगाना है। तो हमने एक फार्मूला दिया था 360 बटे 180 अंश माइनस थीटा, उसी से आप रखिए इसका मान, फटाक से आंसर आ जाएगा। तो हमने एक फार्मूला दिया, या तो इसमें रख लो या तो वही फार्मूला दिया था 360 बटे 180 अंश माइनस थीटा, तो हमें पता है 360 अंश 180 और जो थीटा दिया गया वो कितना दिया, 144 अंश, ठीक है, 144 अंश। तो इसको अगर आप सॉल्यूशन दे देते हैं वही आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो 180 में 144 घटा तो कितना आएगा, तो 360 144 से जाते हैं तो कितने बचते हैं, 36। अगर 36 से आप काटते हैं तो कितना आएगा आंसर आपका, 10, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 10। तो उसकी भुजाओं की जो संख्या होगी वो संख्या कितनी होगी, 10 होगी। तो ये क्लास आज यहीं तक रखते हैं। तो आपको इसमें केवल आपको क्षेत्रामिति के बारे में समझाया गया था कि क्षेत्रामिति क्या होता है, रेखा क्या होता है, कोण क्या होता है, इसके बाद त्रिभुज क्या होते हैं, पॉलीगन क्या होता है, उसके कितने प्रकार होते हैं, इनके सवाल किस प्रकार के आते हैं। अब इसका रिवीजन रह गया है सवालों का, ठीक है।
अभी तक आपने एसएससी ने कितने क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, एमटीएस हवलदार के फॉर्म भी पढ़ने लगे हैं, तो आप वो फॉर्म भी डाल दीजिए, उसमें से आपके ये 2 क्वेश्चन क्लियर हैं। तो ये आपका जीरो लेवल से आज आपको समझाया गया। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो गुरुकुल एकेडमी में आप सभी का स्वागत था। जो भी या जिसने भी या जिस छात्र ने इस क्लास को देखा है, तो ये क्लास आप अपने छात्रों तक, अपने दोस्तों तक जरूर क्लास को पहुंचाएं। और गुरुकुल एकेडमी में ऑफलाइन बैच प्रारंभ हो गए हैं। यदि आप ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करते हो तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है। एक एक चीज़ें क्लियर करवाई जा रही हैं हर सब्जेक्ट की, चाहे आपका जीएस हो, चाहे आपकी हिंदी हो, चाहे आपकी रीजनिंग हो, चाहे आपका मैथ हो, बिल्कुल जीरो लेवल से गुरुकुल एकेडमी में पढ़ाया जाता है। तो आपको जीरो से हीरो अगर बनना है तो गुरुकुल एकेडमी के ऑफलाइन बैच जरूर ज्वाइन कीजिएगा। फीस हर कोचिंग के मामले में सबसे कम रहती है यहाँ पे। ठीक है, बच्चे के भविष्य सबसे पहले यहाँ पे देखा जाता है। अगर बच्चे का भविष्य बन जाता है तो वो फीस कोई मायने नहीं रखती है। और दूसरी बात यह है, अगर फर्रुखाबाद ज़िला में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन दिए हैं तो इतिहास उठा के, रजिस्टर उठा के देख लेना, गुरुकुल एकेडमी का सबसे ज़्यादा सिलेक्शन गुरुकुल एकेडमी से हुए, और वो भी बहुत कम समय में। तो यदि आपको भी सरकारी नौकरी पक्की करनी है तो गुरुकुल एकेडमी में तुरंत एडमिशन लें और क्लास आप अपनी जीरो से प्रारंभ कर दें। बस इतना ही आज बताना था। तो आज की क्लास यहीं तक। मिलते हैं हम एक नई क्लास में नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, धन्यवाद।